हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज 2024 के मेंस एग्जामिनेशंस के बारे में। यस, यहाँ पे जो लैंग्वेज का पेपर आता है उसके अंतर्गत हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमें जजमेंट राइटिंग भी होती है, लेकिन साथ ही ऐसे राइटिंग भी होती है। तो वह हमें किस प्रकार करनी है उस पर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि कौन कौन से जो एसेज होते हैं वो इम्पोर्टेंट है जुडिशरी के हिसाब से। अभी तक के जो पुराने पेपर हैं उसको देखते हुए, और अभी क्या क्या हो सकता है, अभी हाल फिलहाल जो कोचिंग सेंटर्स है यहाँ पर कौन सी ऐसी जो एसेज होते हैं जिनको कि इम्पोर्टेंट बता रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट बता रखा है। तो वही चीजें हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे इस वीडियो में शेयर करूंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि आपने ऐसे डेफिनेटली अभी तक एग्जामिनेशंस को सिर्फ 4 से 5 दिन बचे हैं। अब यहाँ तक आपने ऐसे की तैयारी कर ली है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ गलतियां जो रहती है ना इसी में होती है। और देखा जाए तो लैंग्वेज का पेपर जो होता है ना, दो चीज़ें इसमें क्रिएट होती है। या तो इसमें आपके बहुत अच्छे मार्क आएंगे, आपकी मेरिट डिपेंड करती है कि आपकी मेरिट भी यहाँ पे बन सकती है अगर आपने अच्छे से मेंस की तैयारी करी है तो। और यहाँ पर आपकी मेरिट गिर भी सकती है अगर आपने लैंग्वेज का पेपर सही नहीं किया है तो दोनों चीज़ें जो है लैंग्वेज के पेपर में जो है देखी जाएगी। क्योंकि जो लीगल का हमारा जो डिपार्टमेंट होता है ना, हम लोग की तैयारी करते रहते हैं, और इवन प्री एग्जामिनेशन तक भी हमारा जो पूरा फोकस रहता है ना लो में ज़्यादा रहता है, हर एक सब्जेक्ट में ज़्यादा रहता है। और अभी इस वक्त की बात करते हैं तो मेंस एग्जामिनेशंस के लिए इतना समय ही नहीं मिला। कुछ बच्चों ने अगर अच्छे से तैयारी कर रखी है, पिछले साल 1.5 साल से जो तैयारी कर रहे हैं उनको शायद इशू ना आए, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने कि अच्छे से प्री निकाला है लेकिन फिर भी उनको मेंस के लिए टाइम नहीं मिला है। तो स्पेशली मैं ये वीडियो जो है उन्हीं के लिए बना रही हूँ ताकि उनको कुछ ना कुछ जो है यहाँ से मिले। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। मैं यहाँ पे आपको कुछ 10 से 11 कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ पर मैं बताऊंगी, जो कि आप अगर आप देखते हो और अगर आपको लगता है कि हाँ इनमें से मुझे कम से कम तो 5 ऐसे इस तरह से जो मुझे रेडी करने चाहिए, तो आप वहाँ पे ये चीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हम इस एक टॉपिक को लेते हैं, हम बात करेंगे कि इस टॉपिक को आप किस तरह से अटेम्प्ट करोगे। तो जैसे पहला टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है, विश्व के बदलते परिप्रेक्ष्य में यूएन नेशन की भूमिका, यूनाइटेड नेशन जिसको कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसकी भूमिका। तो इस तरह से आपके पास एक टॉपिक आ जाएगा। अब आपको यह टॉपिक आते ही आप जो है उसमें नॉर्मली आपको लगेगा कि विश्व की परिप्रेक्ष्य के बारे में पूछा जा रहा है, यूएन की भूमिका के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप क्या करोगे कि नॉर्मली अगर आपने इस टॉपिक पर अच्छे से रीड किया हुआ है, केयरफुली अगर आपने इसको देखा हुआ है कि हाँ ये चीज़ें इसमें होती है, ये ग्राउंड्स इसमें लगा सकते हैं, तब तो आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हमें कुछ कुछ इसके बारे में पता है। अब ऑप्शन में हमारे पास अलग जो है टॉपिक भी आया है, तब भी हमें एक को चूज करना ही है। तब अब जो है आप यहाँ पे किस तरह से काम करोगे। आपको सबसे पहले जो भी टॉपिक आपको मिलता है उसको आपको कम से कम 3 बार आपको उसको पढ़ना है। जब आप थर्ड टाइम एक टॉपिक को रीड करोगे ना, उस वक्त आपको उसके जो है मीनिंग पता चलेगा। सबसे पहले जरूरी होता है मीनिंग को निकालना। अगर हम उसका मीनिंग ही नहीं समझेंगे तो आपने शुरुआत अगर कर दी है तो फिर आप उसी ही वे में आप चलते रहोगे। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको मीनिंग देखना है कि उसमें पूछा क्या गया है। अब यहाँ पे ये जो लाइन मैंने बताई है कि विश्व के बदलते परिप्रेक्ष्य में यूएन की भूमिका है ना, यूनाइटेड नेशन की भूमिका। अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि हमें पहले जो भूमिका थी उसके बारे में बताना है, या अभी हाल फिलहाल जो प्रेजेंट में क्या भूमिका है, या तो फिर आगे क्या भूमिका हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं तो हमें कोई ना कोई लाइन बनानी ही है, फिर उस पर चलना है। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ मेंशन करनी है कि पहले या हम कौन से टाइम के बारे में लिख रहे हैं। तो प्रेजेंट के बारे में अगर हम लिख रहे हैं तो प्रेजेंट जो इश्यूज है, प्रेजेंट जो ये यूनाइटेड नेशन की जो भूमिका है आज के विश्व में, ये जो उसकी जो भी रिप्रेजेंटेशन ये कर रहा है
उसके बारे में ही लिखना है। अगर इस बीच में अगर आप ऐड करते हो पास्ट के बारे में या तो और फ्यूचर के बारे में, तो आपको अलग से इस चीज़ को मेंशन करना है, लेकिन आपके ऐसे में ऐसा लगना चाहिए कि आप प्रेजेंट के बारे में बता रहे हो। तो इस तरह से आपको ये देखना है। साथ ही अगर आपने देखा होगा तो मैंने यहाँ पर राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशंस का इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया है। उसमें एक पॉइंट है कि आपको यहाँ पे हैंडराइटिंग जो है आपकी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लियर होनी चाहिए, क्लीन आपकी हैंडराइटिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छे से लिखोगे, होता क्या है ना कि हम जब ऐसे लिखने जाते हैं ना तो हम टाइम की कमी हो जाती है, या सब चीज़ें हो जाती है ना, तो वो चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी। आपको प्रैक्टिस अगर आपने की है अच्छी, तभी आपकी स्पीड मेंटेन होगी। अगर एंड टाइम पर अगर आप फास्ट लिखोगे तो आपके हाथ में ऑब्वियसली दर्द होगा, लेकिन आपका जो हैंडराइटिंग है ना, जो डेली में आप लिखते हो, उससे भी ज़्यादा कहीं आपकी हैंडराइटिंग वहाँ पे बिगड़ने वाली है। तो आपका जो हैंडराइटिंग है ना वह सही होना चाहिए, और ये स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है इंस्ट्रक्शंस में भी, तो ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऐसे को स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना है, जैसे कि पहले जो पॉइंट था वह था कि आपको 3 बार कम से कम रीड करना है और फिर उसका मीनिंग निकालना है। मीनिंग निकालने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, उसी कंटेंट में आपको चलना है। अब दूसरा यह भी है कि उसके रिलेटेड ही यह चीज़ रहेगी कि आपको जो है ना यहाँ पे अपनी खुद की व्याख्या नहीं करनी है, इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। आपको टॉपिक क्या है उसी टॉपिक के ऊपर रखना है। अगर जैसे कि पहले बताया था कि पास्ट का नहीं पूछा है, किसी और चीज़ का नहीं पूछा है, तो आप आगे पीछे ऐसे कुछ लिखना नहीं है। आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर आपको यहाँ पे कंटेंट आपका उस हिसाब से ही बनाना है कि प्रेजेंट का है या कैसा है, उसी हिसाब से रहेगा कि अलग से व्याख्या नहीं करनी है। आपको ये चीज़ समझनी जरूरी है, क्योंकि हम कई बार करते हैं ना, खुद की व्याख्या करने लग जाते हैं। टॉपिक को हम शुरुआत में 3 लाइन तक हम टॉपिक के बारे में लिखते हैं और फिर अपनी व्याख्यात्मक टिप्पणियां वहाँ पे करने लग जाते हैं। तो यहाँ इस वजह से क्या होता है ना कि आपको ऐसे में नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि कंटेंट से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो ओरिजिनल कंटेंट पूछा है उसी ओरिजिनल कंटेंट के साथ चलते रहना है। खुद की बिल्कुल भी इंटरप्रिटेशन में हमें बिल्कुल भी यहाँ पे आना नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के बारे में। नॉर्मल है कि आपको जो अभी हाल फिलहाल जो गवर्नमेंट का जो टॉपिक है वह रहेगा, करंट अफेयर का टॉपिक है वह रहेगा। लास्ट जो है क्रिप्टो करेंसी का था वह आया था अभी पिछले 3 से 4 सालों के बीच में, क्योंकि जो हमारा आरजेएस एग्जाम है वह 3 साल के बाद आ रहा है। तो 3 साल का जो भी है, और उसके अलावा हम 3 से 4 साल तक का जो भी करंट अफेयर का रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में जो भी कोई ऐसे लैंडमार्क जजमेंट अगर इस बीच में आया है तो उसके बारे में डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली पूछा जाएगा। गवर्नमेंट रही है तो इस बीच में हमारे लोकसभा चुनाव भी हुए हैं। यहाँ पर आपको पार्टी विशेष का नाम नहीं लिखना है, कहीं पर भी आपको किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिखना है। हाँ, लेकिन इसके अंतर्गत आप जो है अभी पूछ सकते हैं कि अभी हाल में जो है भारत की राजनीति या तो इससे विश्व में क्या फ़र्क है, या इस तरह से कुछ भी टॉपिक है आपके सामने आ सकता है रिगार्डिंग गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं वह रहेगा 106, जिसको कि हम 106 अमेंडमेंट हम कॉन्स्टिट्यूशनल का बोला जाता है। तो यह कौन सा है, इसमें क्या हुआ था? तो वुमेन रिजर्वेशन के रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात हुई है। तो डायरेक्ट नहीं पूछा है, लेकिन इनडायरेक्टली इस अमेंडमेंट के अंतर्गत ये चीज़ें हुई है। तो अगर आपने ये अमेंडमेंट अगर आपने देखा है 106 अमेंडमेंट, तो आपको इसके बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट तो पूछ लिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इनडायरेक्टली पूछा जाएगा तब भी चीज़ें इसके अंदर वही आने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्पेशली यहाँ पे जो वुमेन का रहता है, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, इंडिया में हो सकता है, ग्लोबल में हो सकता है। लेकिन अगर ग्लोबल का पूछा है तो आपके पास एक टॉपिक रहेगा कि आपको जो है ना अलग अलग काफ़ी सारे यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अपने इंडिया में पूछा है, इंडियन पॉलिटिक्स में पूछा है, तो आपको यहाँ तक ही सीमित रहना है और उस पर अपना काम करना है। और दूसरा कि ये भी पूछ सकता है कि रिजर्वेशन के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है और रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन में अलग चीज़ें हो जाती है और रिजर्वेशन में अलग चीज़ें हो जाती है। रिजर्वेशन में पूरी पॉलिटिक्स आ जाती है, गवर्नमेंट आ जाती है, अमेंडमेंट आ जाएंगे, एक्ट्स आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन रिप्रेजेंटेशन में बहुत अलग चीज़ें आएंगी। तो इसमें हम चाहें तो थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको अलग कंटेंट में डाल के कुछ टॉपिक, कुछ 2 या 4 लाइन इसमें
रिजर्वेशन के डाल सकते हैं, लेकिन कंप्लीट इसको इस तरह से नहीं करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है। तो यह भी एक तरीका होता है लिखने का कि आपको किस तरह से पढ़ना है, रीड करना है, उसके बाद में खुद की व्याख्या करनी नहीं है, और उसके बाद में जो है आपको जो भी कंटेंट आया है उसको अच्छे से लिखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है टूरिज्म के रिगार्डिंग है। अगर आप राजस्थान सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ का जो टूरिज्म है इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में पूछा जाएगा। साथ ही योगा टूरिज्म भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ का हो सकता है या इंडिया का हो सकता है, इसके बारे में आपको पूछा जाएगा। दूसरा है कि टूरिज्म इन इंडिया, ये भी पूछा जाएगा। तो अब टूरिज्म इन इंडिया रहता है तो यहाँ पर जो है राजस्थान स्टेट भी हो सकता है, बाकी स्टेट भी हो सकते हैं, तो ये इजी हो सकता है। और क्योंकि अभी हमने जो है एक नई चीज़ देखी है, वह है न्यू क्रिमिनल लॉज जो अभी आए हैं। तो न्यू क्रिमिनल लॉज पर जो है यह भी एक टॉपिक बन सकता है। तो यह टॉपिक जो है इसके बारे में भी आप अपनी अच्छी जानकारी रखिए, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत करंट टॉपिक है, अभी हाल फिलहाल में ही है। फिलोसॉफिकल जो एसेज होते हैं इनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा क्या रखा जाता है कि ग्लोबल पॉलिटी, जैसे कि मैंने कहा था कि ये भी पूछा जा सकता है। 2020 में हमने कोविड की सिचुएशन को देखा है, तो कोविड के रिगार्डिंग इसमें कौन से बदलाव आए हैं, कौन सी चीज़ें हुई हैं, ये भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी करंट टॉपिक में आएगा। 2020 से 24 तक की चीज़ें हैं। और लॉ और पॉलिटिक्स का भी एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। क्राइम अगेंस्ट वुमन, जो कि अभी हाल फिलहाल भी हमने देखा है कि कोलकाता का भी अभी एक रेप केस हमारे सामने है, तो उसके जैसा भी हमने देखा। और इससे एक्साइटिंग लॉज के बारे में भी देखना है कि कितने लॉज बने हुए हैं, तो इसका क्या रीज़न है कि अभी जो है ये लॉज बने हैं, लेकिन उसके बाद भी जो क्राइम है अगेंस्ट वुमेन वो नहीं थम रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? हो सकता है रीज़न ना पूछे, कुछ और कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा जाए, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ भी रखनी है, आइडिया रखनी है। और उसके अलावा जुडिशरी का एग्ज़ाम है, तो डेफिनेटली आपको जुडिशरी के बारे में भी पूछा जाएगा। और अब हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस हुई है पिछले सालों से। हम देख रहे हैं कि ई कोर्ट स्टार्ट हुए हैं, वर्चुअल हियरिंग स्टार्ट हुई है, और उसके अलावा AI का जो यूज़ है वह भी स्टार्ट हुआ है। तो जुडिशरी में जो डेवलपमेंट आया है, चीज़ें आई है, उसमें आप ये सारी चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अभी तक तो हमने बात करी थी कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो मेन कुछ हैं, उसके अलावा अब हम बात करेंगे हिंदी के निबंध की। और साथ ही जो जजमेंट राइटिंग होती है, ऑर्डर राइटिंग होती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ कि किस तरह से हम ऑर्डर राइटिंग और जजमेंट राइटिंग को देख सकते हैं, कैसे यहाँ पर हम अपने मार्किंग लेके आ सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, किस तरह से हमें जो है इशू को पढ़ना है, किस तरह से उसको फ्रेम करना है, क्या क्या चीज़ हमें ग्राउंड में लिखनी है, और इसका कंक्लूजन क्या निकालना है, सेक्शंस को कब कब लिखना है, कितना लिखना है, और बहुत सारी चीज़ें रहती है। अगर आप क्रिमिनल की जजमेंट लिख रहे हैं या तो आपके पास सिविल वाला आया है, तो आपको कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है, जो आपको मार्किंग यहाँ पे देगी ही देगी। तो अगर आप चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके दे दीजिएगा, ताकि मैं आपको वो भी एक वीडियो तैयार करके दे दूँ। चलिए बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम हिंदी में निबंध के बारे में। तो यहाँ पे कॉमन ही रहता है मेनली। देखिए कुछ चीज़ें तो आपको वहाँ से निकालनी ही पड़ेगी। साथ ही दूसरी है तो यह कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में पूछा जाएगा। काफ़ी हम देखते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम भी होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है, जजों की नियुक्ति भी होती है। उसके अलावा पार्लियामेंट और जो है न्यायपालिका रहती है, उसके रिलेशनशिप भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। आम जनता का अधिकार होता है, लॉज होते हैं, पुलिस प्रशासन होते हैं, इस तरह से काफ़ी सारे इसके अंदर जो है ग्राउंड्स आ सकते हैं। तो ये इस बीच में आपको न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में भी लिखना है, तो ये भी आपको है। दूसरा रहेगा कि जो त्वरित न्याय रहता है, उसमें भारत का परिप्रेक्ष्य मैंने यहाँ पे लिखा है। इसमें कुछ चीज़ें जो रहेगी, जो लास्ट ईयर के जो हमारे मेंस एग्जाम हुए थे, उसके हिसाब से भी कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमें उनको छोड़ना नहीं है, उनको भी रखना है। दूसरा ये रहेगा कि वंचितों के अधिकार संरक्षण में कोर्ट्स की भूमिका क्या रही है।
यह भी देखना है। अब वंचित के अधिकार, अब आपने देखा होगा कि भले ही कोई विक्टिम भी है, कोई क्रिमिनल भी है, लेकिन उसको भी लीगल राइट्स मिले हुए हैं। तो यहाँ पर जो वो भी अगर उसको लीगल राइट नहीं मिलते हैं तो वो भी वंचित की श्रेणी में आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डेप्थ में जाके देखनी है, लेकिन इस सबसे पहले जरूरी होता है कि आपको टाइटल क्या मिला, आपको हेडिंग क्या मिली है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे लिखना है। दूसरा रहेगा कि सामाजिक एकता में धार्मिक पर्यटन की भूमिका। काफी टाइम से देखा होगा कि जो धार्मिक पर्यटन रहता है उस पर भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। राजनीतिक मुद्दे जो रहते हैं उसमें मीडिया की भूमिका, मीडिया को लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में काफी सारे जजमेंट जो है दिए हैं, बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिए। आप जाके रिसर्च करना, उसमें काफी सारी चीजें हैं कि एक अगर मैं बताती हूँ तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मीडिया को स्वतंत्रता है बोलने की, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह इस स्वतंत्रता का जो है किसी भी तरह से यूज करता रहे, ऐसा भी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लैंडमार्क जजमेंट है मीडिया के रिगार्डिंग भी आए हैं। राजनीतिक मुद्दों के आधार पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं। और राजस्थान में जैसे कि मैंने बताया कि राजस्थान के एग्जाम में अगर आप दे रहे हो तो यहाँ पे राजस्थान के जो पर्यटन है उसके बारे में पूछा जाएगा। स्पेशली यहाँ के जो लोक उत्सव होते हैं वो बहुत फेमस होते हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये भी एक रहेगा। राजस्थान के अंतर्गत जल संरक्षण की क्या व्यवस्था रहती है, क्योंकि ये धोरों की धरती यहाँ पे इसको बोला जाता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इसमें जल संरक्षण का यहाँ पे नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस तरह से आप जो है यहाँ पर इस टॉपिक पर काम कर रहे हो। दूसरा रहेगा कि क्योंकि राजस्थान में पहले कुप्रथाएं भी चल रही थी, लेकिन अभी आप जैसे कुछ बाल विवाह है, कुछ जगह पर ये कुप्रथाएं जो है आज भी प्रचलित है, ये चीज इलीगल भी है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, हो सकता है आपको इनडायरेक्टली पूछे, लेकिन यह आपको देखना है कि आपको इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है उस चीज का। तो ये भी करना रहेगा। आरक्षण एक अच्छा मुद्दा रहेगा। आरक्षण का जो टॉपिक है वह आता ही है। विज्ञान के बारे में टॉपिक पूछा जाता है। भारत में लोकतंत्र की भूमिका के बारे में पूछा जाएगा। पर्यटन और राजस्थान जैसे कि बताया वो रहेगा। कानून रहेगा और नारी सशक्तिकरण रहेगा। महिला का जो सशक्तिकरण का है यह टॉपिक भी एक काफी अच्छा टॉपिक रहता है। आर्थिक उदारीकरण भी रहेगा, और आर्थिक उदारीकरण और भारत रहेगा एक जो टॉपिक है वह रहेगा। अब सबसे ज्यादा इश्यूज कहाँ पे आते हैं? सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं लैंग्वेज में। अगर किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी, इंग्लिश मीडियम का बच्चा अगर कोई आ रहा है, डेफिनेटली उसकी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। देखिए हिंदी को बोलना, हिंदी को सुनना इजी रहता है, लेकिन जब हिंदी की राइटिंग होती है ना तो वहाँ पे मात्राओं की बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है और वहीं पर हमारे मार्क कटते हैं। वही इश्यूज हिंदी के स्टूडेंट्स को भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसकी मात्राएं बिल्कुल ही सही हो। और इंग्लिश जो है डेफिनेटली थोड़ा सा इसमें इशू आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश और हिंदी का इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने प्रैक्टिस करी है, डिग्लोट बैरेक्ट अगर आपने पढ़े हैं, तभी भी आपको इश्यूज आएंगे नहीं। बाकी ऐसा नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। थोड़ी मात्राओं का ध्यान देना है आपको, कहाँ पर आपको कोमा लगानी है, कहाँ पर आपको कौन सी मात्रा लगानी है, कौन सी बात के बीच में आपको स्टॉप करना है, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार स्पीड में हम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें रहेगी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग ऐसे राइटिंग और जो निबंध होती हैं उसके कुछ टॉपिक है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और अभी जजमेंट राइटिंग का और ऑर्डर राइटिंग का अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो क्रिएट कर दूंगी। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन थैंक यू सो मच।